ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपने कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, माल्टोज आदि का नाम सुना होगा। इसके अतिरिक्त प्रोटीन, वसा, विटामिन, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये हमारे जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसमें काम में लाई जाती है। एथिलीन आदि का नाम आपने अवश्य सुना होगा। ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक रसायन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो यौगिक है इनका अध्ययन रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं उसमें किया जाता है। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। हो सकता है आज आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन 5-4 रोज में आपकी ये दिक्कत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इनका जो नामकरण है वो आपकी समझ में आने लग जाएगा। अब कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। इसकी 3 पद्धतियां हैं, रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति, ट्राइबल नेम सिस्टम और कॉमन नेम सिस्टम, व्युत्पन्न नामकरण पद्धति, डेरिव्ड नेम सिस्टम और लास्ट जो है वो है आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। अब ये जो रूढ़ पद्धति है या सामान्य पद्धति है, इसमें जो नामकरण किया जाता है वो निम्न आधार पर किया जाता है, स्रोत, सोर्स के आधार पर। अब सोर्स के आधार पर कैसे किया जाता है इसका मैं आपको 1-2 उदाहरण लेकर के बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा क्या नाम है, यूरिया। तो यूरिया किस प्रकार से इसका नाम है, क्योंकि इसको यूरिन से प्राप्त किया गया था तो इसका सोर्स यूरिन है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूरिया है। इसी प्रकार से मेथेन जो है, मेथेन को, ये पहले स्रोत के आधार पर बता रहा हूं आपको, मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदल वाले स्थानों से, मार्सी एरिया से, दलदल स्थान का मतलब दलदल वाले स्थान से मतलब मार्सी एरिया से में पाई जाती है। तो ये स्रोत के आधार पर कुछ नामकरण मैंने बताए। फिर गुणों के आधार पर देखिए आप लोग, आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा। अब ये ग्लूकोज का नाम कहाँ से आया है, ये इसके गुण के आधार पर आया है और ये लिया गया है ग्लाइकस से। ग्लाइकस लैटिन भाषा में ग्लाइकस का मतलब होता है मीठा। लैटिन भाषा के शब्द ग्लाइकस का मतलब होता है मीठा और ग्लूकोज मीठी होती है, इसलिए इसका नाम ग्लूकोज रखा गया है। खोजकर्ता के नाम के आधार पर भी बहुत सारे नाम रखे जाएंगे। जैसे एक प्रकार के यौगिक होते हैं RMGX। अभी तो आपकी ये समझ में नहीं आएगा RMGX क्या है, लेकिन आगे जाकर के क्लियर हो जाएगा। RMGX प्रकार के यौगिक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। R यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम है और X तो मैंने आपको बताया था कि वो हैलोजन है। यदि किसी यौगिक में कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे यौगिकों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी है, खोज है, वो इस प्रकार के पदार्थों की खोज, कंपाउंड्स की खोज ग्रिग्नार्ड ने की थी, इसलिए इनको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखिए संरचना के आधार पर जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, संरचना स्ट्रक्चर, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 कार्बन के लिए विशिष्ट प्रकार के शब्द काम में लाए जाते हैं। जैसे 1 कार्बन वाला मेथेन, 2 कार्बन वाला एथेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन। अब 4 कार्बन से ज्यादा वाले यौगिकों के लिए इस प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में, इस रूढ़ प्रणाली के व्युत्पन्न
रूढ़ प्रणाली के अंदर 4 कार्बन परमाणुओं से अधिक वाले यौगिकों के लिए कुछ शब्द काम में लाए जाते हैं, जैसे आइसो, 4 या 4 से अधिक, जैसे आइसो। अब ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होगा, तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर है। इसी तरह से आइसोपेंटेन होगा, नियोपेंटेन होगा। तो आइसो और नियो शब्द जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करते हैं। ये सब आगे समझ में आएंगे, आपके 2-3 रोज में समझ में आ जाएंगे। अब व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, किसी सजातीय श्रेणी, यहाँ एक शब्द है सजातीय श्रेणी, जैसे आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, जैसे एल्केन। अब सभी एल्केन जो हैं वो एक ही सामान्य सूत्र से बताई जा सकती हैं, तो सभी एल्केन मिलकर के सजातीय श्रेणी बनाती हैं, होमोलोगस सीरीज। तो इस पद्धति में जो डेराइव्ड नेम सिस्टम है, उसमें जो श्रेणी का प्रथम सदस्य है उसको उस श्रेणी का पैतृक, पेरेंटल मान लिया जाता है, और श्रेणी के अन्य सदस्यों का नामकरण उसके आधार पर किया जाता है। अब देखिए इसके बाद में जो है, जो IUPAC पद्धति है, हम उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। IUPAC पद्धति, कार्बनिक यौगिक का जो IUPAC नामकरण है वो 5 भागों पर निर्भर करता है। ये जो 5 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? मूल शब्द, रूट वर्ड, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स, प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राइमरी प्रीफिक्स, द्वितीयक पूर्वलग्न, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम एक एक के बारे में समझेंगे, इनके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, हम सबसे, और ये लिखा कैसे जाएगा, लिखने का क्रम क्या होगा? मूल शब्द रूट वर्ड के बाद में जो आएंगे, रूट वर्ड के मूल शब्द के बाद में जाएंगे, लिखे जाएंगे, वो होंगे सफिक्स, और उसके पहले जो लिखे जाएंगे वो कहलाएंगे प्रीफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के, अब एक एक को पढ़ते हैं। मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या है, रूट वर्ड क्या है? ये जो कार्बनिक यौगिक है उसकी जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है, या शॉर्ट में कहें तो ये मान लीजिए कि यह श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। अब देखिए, जैसे कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये जो मूल शब्द हैं वो दिए गए हैं। मूल शब्द, जैसे 1 कार्बन है तो उस यौगिक के नाम में मेथ जरूर आएगा। 2 कार्बन है तो उस यौगिक का जो मूल शब्द होगा वो एथ होगा। 3 कार्बन होने पर उसका मूल शब्द प्रोप होगा। ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9 होने पर नॉन इसमें लिखें, आप देख लेंगे। 10 होने पर डेक, 11 होने पर अंडेक, 12 होने पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 12 होने पर डोडेक, 13 होने पर ट्राइडेक, और इसी प्रकार से 14 होने पर टेट्राडेक, 15 होने पर पेंटाडेक, इसी प्रकार से 16 होने पर हेक्साडेक, और 20 कार्बन होने पर आइकोस उसका क्या होगा, मूल शब्द होगा। तो इससे आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या का पता चल जाएगा। अब देखिए, जो प्राथमिक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, ये जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राथमिक अनुलग्न है, यह इस बात को व्यक्त करता है कि कार्बन श्रृंखला संतृप्त सेचुरेटेड है या असंतृप्त अनसेचुरेटेड है। यह हमेशा मूल शब्द के तुरंत बाद जुड़ता है। अब यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त 2 चीजें आई हैं, तो संतृप्त और असंतृप्त को समझने के लिए क्या है, जो यौगिक संतृप्त हैं, अर्थात जिन यौगिकों में सभी कार्बन कार्बन बंध एकल बंध होते हैं, वो
संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध होने पर वे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ऐसे परमाणुओं में किसी परमाणु या समूह को हटाए बिना आप अन्य परमाणु या समूह नहीं जोड़ सकते हैं, अर्थात वे संतृप्त है, बिना हटाए आप उनमें समूह या कोई परमाणु नहीं जोड़ सकते हैं, तो वो संतृप्त कहलाते हैं। संतृप्त तो सी सिंगल बॉन्ड सी एकल बंध वाले जो यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, वो जो है उनका जो प्राथमिक अनुलग्न है, प्राइमरी सफिक्स है, वो एन होता है और सामान्य नाम उनका क्या होता है, एल्केन कहते हैं उनको। ये थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। अब असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त सी डबल बॉन्ड सी कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन त्रिबंध वाले जो यौगिक हैं वो असंतृप्त अनसेचुरेटेड कहलाते हैं। क्योंकि अनसेचुरेटेड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी अभिक्रियाओं में बिना किसी परमाणु या समूह के हटाए इन बंधों को तोड़ करके अन्य परमाणु या समूह जोड़ा जा सकता है, इसलिए ये असंतृप्त यौगिक हैं। तो याद रखिए सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले यौगिक असंतृप्त अनसेचुरेटेड कहलाएंगे। तो यदि अब देखिए यहाँ पर असंतृप्त एक सी डबल बॉन्ड सी है तो उसका जो प्राथमिक अनुलग्न है वो ईन होगा और जो जनरल नेम होगा वो एल्कीन होगा। यदि कंपाउंड में यौगिक में एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो उसका प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, आइन होगा, जैसे एल्काइन कहेंगे, इसका जनरल नेम होगा। यदि दो द्विबंध हैं तो अनुलग्न जो है वो ईन जो है उसके पीछे डाई लग जाएगा, क्योंकि 2 को बताने के लिए डाई का प्रयोग, 3 को बताने के लिए ट्राई का प्रयोग, 4 को बताने के लिए टेट्रा का प्रयोग किया जाता है। तो द्विबंध 2 बार आया तो 2 को बताने के लिए डाई लगाया गया है। देखो यहाँ पर 2 को बताने के लिए डाई लगाया गया है। ईन तो है ही, डाई ईन का मतलब है डबल बॉन्ड 2 बार। और इस प्रकार के जो कंपाउंड है उनका सामान्य नाम, जनरल जो नेम है वो क्या होगा, एल्का डाई ईन। यदि सी डबल बॉन्ड सी 3 बार है तो उनको क्या कहेंगे, ट्राई ईन। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए तो क्या लगा दिया हमने, ईन, और ट्राई क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो ये प्राथमिक अनुलग्न। अब यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है तो देखो ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या है, आइन। यहाँ पर डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 को बताने के लिए डाई लगाया, तो इनका नाम होगा एल्का डाई आइन होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न जो है वो मूल शब्द के तुरंत बाद आएगा, मूल शब्द के तुरंत बाद आएगा ये। अब देखो द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स, यह प्राथमिक अनुलग्न के बाद लगाया जाता है। यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है। कार्बनिक यौगिक के गुण क्रियात्मक समूह पर अर्थात फंक्शनल समूह पर निर्भर करते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुण उसके क्रियात्मक समूह पर निर्भर करेंगे। तो ये जो द्वितीयक अनुलग्न है, ये द्वितीयक अनुलग्न जो है वो कहाँ लगाया जाएगा, ये प्राथमिक अनुलग्न के तुरंत बाद लगाया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार के द्वितीयक अनुलग्न वाले समूह हैं। ये श्रेणी का नाम है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका जो क्रियात्मक समूह है, मतलब ये यौगिक के गुण इस पर डिपेंड करेंगे, वो है COOH। अब इसका अनुलग्न क्या है, इसका जो अनुलग्न है, जो द्वितीयक अनुलग्न है, सेकेंडरी सफिक्स है, वो क्या है, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। मतलब ये यौगिक होने पर सफिक्स जो है, द्वितीयक जो अनुलग्न है या सेकेंडरी सफिक्स है, वो हम ओइक अम्ल लगाएंगे। बी
एल्कोहल श्रेणी है, एल्कोहल, उसका जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो है OH, और इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या है, ओल, ओल। इसी प्रकार से C, तीसरा एग्जाम्पल एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है उसका क्रियात्मक समूह क्या है, CHO, एल, एल, और दो पेन और एल, हाँ एल है उसका, AL। इसी प्रकार से एमाइड, एमाइड का है CONH2। देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, और कार्बन परमाणु की ये जो चारों संयोजकताएं हैं वो एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर इंगित रहती है, डायरेक्टेड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन की चारों संयोजकताएं इस प्रकार से हैं, देख लीजिए आप। एक सम चतुष्फलक के चारों कोनों को बता रही है ये, जैसे ये संयोजकता सम चतुष्फलक के कोने को बता रही है। अब इसको सम चतुष्फलक क्यों कहा गया है, सम चतुष्फलक इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर देखिए आप, ये इस प्रकार से इसके 4 फलक होंगे, फेस होंगे 4, 1 2 3 और चौथा नीचे। तो यहाँ ये कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु है यहाँ पर, और ये कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं। वान टॉप लबेल के अनुसार कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर इंगित होती हैं, और किन्हीं भी 2 संयोजकताओं, जैसे ये संयोजकता और ये संयोजकता, किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 होने का मतलब है कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा, कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। इसे याद कर लीजिए, अगले टॉपिक में काम में आएगा। और कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर इंगित रहती हैं।